दोस्तों, हो सकता है कि आप एक मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट हो और कहीं ग्रांट के लिए अप्लाई करने वाले हो, या हो सकता है कि आपको अपना खुद का पीएचडी का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना हो, या हो सकता है आप एक पीआई हो, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हो, और आपको किसी फंडिंग एजेंसी को लिखना हो कि आप क्या फ्यूचर में रिसर्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक रिसर्च प्रपोज़ल जो होता है फंडिंग एजेंसी को सबमिट करना होता है, या फिर हमें अपने इंस्टीट्यूट को देना होता है। तो क्या होता है ये रिसर्च प्रपोज़ल और कैसे इसे इफ़ेक्टिवली लिखा जाए जिससे कि आप फंडिंग एजेंसी को दें तो वो एक्सेप्ट हो जाए, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो क्या है रिसर्च प्रपोज़ल? अगर आसान भाषा में समझना हो तो हम इसे कहेंगे कि एक तरह से स्टोरी है कि कैसे आप इस डिस्कवरी या इन्वेंशन तक पहुँचे। इट इज़ सिंपली लाइक कि जैसे मान लो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, फिर आपने उसको देखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट सेट किया, वहाँ से कुछ रिजल्ट्स मिले, वहाँ से फिर आपने कुछ कंक्लूड किया, कुछ ऑब्जर्वेशन फिर वहाँ मिली कि ये मिसिंग है, तो फिर वहाँ से आपने एक्सपेरिमेंट सेट किए, रिजल्ट्स आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके हिसाब से आपका कुछ एक पर्टिकुलर स्टोरी बन रही होगी कि ये कॉज एंड इफेक्ट की तरह काम कर रहा होगा कि ये आपको समझ में आया, फिर आपने ये किया, ये आपको समझ में आया, फिर आपने ये किया, और आप आगे बढ़ते गए। तो इसी स्टोरी को कैसे नरेट किया जाए साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर विद द प्रॉपर रेफरेंसेस, विद द प्रॉपर फैक्ट्स, इसको समराइज़ करना और साथ के साथ ये बताना कि इसमें ये लूप होल्स है और इसमें मैं फर्दर नेक्स्ट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट रिसर्च प्रपोजल इज़ ऑल अबाउट। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और ये फॉर्मेट क्या है, तो इसमें मेनली 9 पॉइंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे उसमें टाइटल आता है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, मेथोडोलॉजी है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स डिस्कशन है, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, एक्सपेक्टेड बजट है, और रेफरेंसिंग है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं, जैसे 9 पॉइंट्स मैंने बताए, उनका सेकंड के हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा होगा, जिससे कि आप सीधा उन पॉइंट्स पे जाके अगर आप समझना चाहें तो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा वहाँ जाके आप फोकस करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो अब ये 9 पॉइंट सुन के आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा इंटीमिडेटिंग काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काम डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है अगर आपका साइंटिफिक माइंड है तो। और ये काम लेंदी ज़रूर है, बट ये है बहुत सिंपल, एक बार समझ में आ जाए तो, और अगर आपका माइंड साइंटिफिक है तो क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ तीसरे पॉइंट से, पहला और दूसरा पॉइंट छोड़ता हूँ अभी। तो थर्ड पॉइंट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है कि आपको पहले आपने कुछ लिटरेचर सर्वे किया कि ऑलरेडी जो है पहले से अगर रिसर्च हो रखी है तो वो क्या क्या उसमें ऑलरेडी फाइंडिंग्स आ रखी है, आपने उसके हिसाब से वहाँ से आपने कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे उसका उठाया। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा रिसर्च आर्टिकल वहाँ समझाना है या पूरा का पूरा रिव्यू आर्टिकल समझाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, यानी कि आपको एक एंड गोल पता है कि आपका विज़न क्या है। अब उसके हिसाब से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, उसके अंदर आपने देखा कि क्या आपके काम का है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जो है सोचा कि चलो HIV वैक्सीन बनाते हैं, राइट, जो कि मार्केट में अभी है नहीं। अब आपको एंड गोल पता है कि ये HIV वैक्सीन बनाना है, आपने उसके हिसाब से रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टार्ट किया। उसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने हो सकता है कुछ अटैम्प्ट किया हो लेकिन फेल हुए हों, या हो सकता है कि किसी HIV नहीं बल्कि किसी और कोई वैक्सीन बनाई हो, मान लीजिए काउपॉक्स की वैक्सीन बनी हो, जो कि हो सकता है आपके काम की हो। आपने उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में देखा कि इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जो आपके काम की है, या जो आपके इस रिसर्च प्रपोजल में ये बिल्डअप कर सकती है फैक्ट्स को बताने में। तो वहाँ से आपने हाइपोथेसिस बिल्ड की, उस हाइपोथेसिस के पीछे जो रैशनल है वो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर से बन के आए। तो क्या क्या आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कवर करना चाहिए कि भाई ये जो है पार्ट ऑफ द पेपर आपने जो आपके काम का है रिलेवेंस का वो आपने बताया। उसके बाद में आपने ये बताया कि उनमें से जो सॉल्व नहीं किया गया है उसमें ये रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई की है, उनमें से इस एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पे मैं इसको काम करना चाहता हूँ, और उसके लिए क्या हाइपोथेसिस है वो आपने उसको रैशनल के साथ में आपने बिल्डअप किया। ये आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं, दैट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब डेफिनेटली HIV वैक्सीन बनाना एक बहुत अपने आप में टास्क है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा आप एक बार में पहुंच जाएंगे। उसके लिए सर्टेनली आपके पास में कुछ छोटे छोटे आप उसे ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप उसे कोई मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट कॉन्स्ट्रक्ट बनाएंगे, फिर आप मान लीजिए उसे माइस में टेस्टिंग करेंगे। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जो हैं वो उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि उस बड़े विज़न को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव आपने उसको लिखा, दैट इज़ ऑल अबाउट फोर्थ पॉइंट विच इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अब जो है आपको मेथोडोलॉजी बतानी है
कि आपने बता तो दिया कि मान लीजिए कि हम कॉन्स्ट्रक्ट बनाएंगे, माइस पे टेस्टिंग करेंगे, लेकिन आपको अब उसको कैसे करोगे एग्जैक्टली, यानी आपने ये बता दिया कि ये करना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। मेथोडोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कि हाउ आर यू गोना अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, राइट। तो आपने उसके बाद में ये बताया कि ये पर्टिकुलर जो है वो हमको इस पर्टिकुलर मेथड से जो है वो डील कर रहे होंगे, इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल से हम एनालिसिस करेंगे, ये मान लीजिए माइस के अंदर हम करेंगे तो ये एथिकल इश्यूज़ आने वाले हैं। तो आपने उन सबको डील करना है, उन सबको बताना है कि हम इनको इन टेस्ट से करेंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट जो भी आप लगाने वाले हैं, इतने सैम्पल्स लिए जाएंगे, इतने जो हैं माइस हैंडलिंग होगी, इतना हम एथिकल इश्यू आएगा वो हमने सॉल्व कर दिया है, वो हम इसको इस तरह से हम आगे कर लेंगे। और ये बताते हुए आपको काफ़ी स्पेसिफिक होना है, इट शुडंट बी वेरी जेनरिक। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या है और आप जो है किस पे काम करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने, मान लीजिए आपका पीआई फॉरेन के अंदर है और आप रिसर्च प्रपोजल मिलके बना रहे हैं, तो आप एक बार अपने पीआई से बात कीजिए जो कि आपका होने वाला है कि भाई क्या क्या जो है मुझे इंस्ट्रूमेंट है, कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये हमेशा आप अपने पीएचडी सुपरवाइज़र या मास्टर्स के सुपरवाइज़र जो भी है उसके साथ मिलकर ही बना सकते हैं। और अगर आप खुद पीआई हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यू नीड टू टेक द हेल्प फ्रॉम योर सुपरवाइज़र फर्स्ट। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कितना प्रैक्टिकलिटी है, कितनी फिजिबिलिटी है, कितनी लिमिटेशन है। और आप साथ के साथ ये भी बता रहे हैं कि क्यों आप ये जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या ये जो स्ट्रेटजी या ये डायरेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो औरों से बेहतर है, या ये भी छोड़िए क्यों इसमें आपको पोटेंशियल नज़र आता है कि ये जो है वो एकदम सही स्ट्रेटजी है। एक बार आपने मेथोडोलॉजी के बारे में थॉरोली बताया तो इससे सामने वाले को समझ में आता है, जो कि रिव्यूअर होता है, कि हाँ आप ढंग से लिटरेचर सर्वे और ढंग से आपको प्रॉपर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, आप हवा में कुछ भी नहीं भूल रहे हैं, तो वहाँ से आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं फंडिंग मिलने के, और अगर सुपरवाइज़र को दे रहे हो तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आने के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ की एक्सपेक्टेड आउटकम या डिस्कशन। डेफिनेटली आपने कुछ लिखा है तो वहाँ पे कुछ निकल के आएगा कि भाई हम आपकी मान लो वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी, तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो बनेगी या नहीं बनेगी। ये सब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इससे किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से आउटकम जैसे निकल के आया कि अगर ये बनता है तो ये हमें एक्सपेक्टेड आउटकम हैं, और अगर उस आउटकम में भी आप जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव वाइज आउटकम बता सकते हैं कि भाई कॉन्स्ट्रक्ट बनेगा तो इसका ये आउटकम है, इसका ये आउटकम है, और एक मेजर आउटकम आप बता सकते हैं। तो उससे क्या जो है आपको ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, तो आपको क्या फर्दर फ्यूचर के अंदर कैसे वो आप रिसर्च को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, आप ये बताएंगे। और आप दूसरी तरफ ये भी बता सकते हैं कि अगर ये नहीं होता है और अगर ये फ्लॉप होता है बेसिकली प्लान, तो इससे हमें क्या क्या लर्निंग मिलेगी और वो किस तरह से रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान रहे कि इसमें रिसर्च के अंदर कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेसफुल होना ही होना है, या ऐसा नहीं है कि फ़ेल नहीं हो सकते। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो इट डज़ंट मैटर, बिकॉज वहाँ से भी हमें साइंस के अंदर कुछ लर्निंग मिलती है कि हाँ ये काम नहीं करना है। तो आपको थॉरोली दोनों पॉइंट के ऊपर बताना चाहिए कि भाई ये अगर अचीव किया तो ये हमें पता चलेगा, अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट हमें इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और इस तरह का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ एक्सपेक्टेड टाइम लाइन, कि यानी कि आप जो काम है, मान लीजिए 5 साल की पीएचडी है, 3 साल की पीएचडी है, 2 साल का पोस्ट डॉक है, तो फर्स्ट ईयर में आप कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करने का सोच रहे हो, कितना % काम सोच रहे हो, सेकंड ईयर में क्या सोच रहे हो, थर्ड ईयर में क्या सोच रहे हो। तो कमिटी वालों को एक आइडिया रहता है कि आप इतना काम जो है वो करने वाले हैं, उसके हिसाब से वो आपकी एनुअल रिपोर्ट भी वो देख रहे होंगे, वो जान रहे होंगे, तो वो आप उनको बताते हैं। तो पीपल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपको प्रॉपरली पता है आप क्या करने वाले हो, यू आर वेरी क्लियर हेडेड, यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, राइट। तो ये आप एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बता सकते हो ईयर वाइज। देन नेक्स्ट आता है विच इज़ एन ऑप्शनल थिंग, दैट इज़ एक्सपेक्टेड बजट। ये अगर आप मान लो पीएचडी स्टूडेंट हैं जहाँ ऑलरेडी आपको फंडिंग मिल रही है, तो शायद ये आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक पीआई हैं, तो ये आपके काम का हो सकता है। इसके अंदर आपको बजट बताना होगा कि भाई आपको कितना मैन पावर लगने वाला है, कितना ग्लासवेयर लगने वाला है, कितना प्लास्टिक वेयर लगने वाला है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, स्टेशनरी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होगी। और एक लमसम आपको कॉस्ट निकाल के देना होगा कि इतने लैक्स या इतने करोड़ का जो है आपको सैंक्शन चाहिए, जिससे कि आप जितने भी साल का आपने प्रोजेक्ट लिखा है उसके अंदर ये रिसर्च आप कर सको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ द जो लास्ट पॉइंट इसका होता है, दैट इज़ रेफरेंसेस।
आपको जो है रेफरेंसेस जो भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बताया है, डेफिनेटली आपने खुद से तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ खुद से करके देखा है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से भी आई होगी। तो अगर आपने जो खुद से कर रखा है और प्लस बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस, जो थियोरेटिकल नॉलेज वो आपको मिल रखा है, उनको आपने समराइज़ किया और वो एक रेफरेंसेस की स्टाइल में डाला। ध्यान रहे रेफरेंसेस की स्टाइल जो है वो एक ही रहे, यूनिफॉर्म तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनली मैं इसके लिए मेंडले यूज़ करता हूँ, बट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे एंड नोट है या रेफ मैनेजर हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि एक फॉर्मेटिंग का जो है वो एकदम कोहेरेंस मतलब फॉर्मेटिंग एकदम सही लगे, यूनिफॉर्म लगे, अदरवाइज इट लुक्स अगली। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, विच इज़ इंट्रोडक्शन। एक बार जब आपने ये सारे 3 से लेके 9 पॉइंट तक लिख दिया है, देन आपको एक काफ़ी ब्रॉड आइडिया हो चुका है, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी है और ब्रॉड आइडिया भी है। तो अब इंट्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट दैट ब्रॉड आइडिया, कि आप ये बताना चाह रहे हो इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये जो काम है, आपने ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया कि इतनी इतनी फाइंडिंग हो गई है, आपने ब्रीफ उसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ये एक प्रॉब्लम है, उसके बाद में आपने ये बताया कि कैसे आपकी हाइपोथेसिस जो है वो काम की है और उस हाइपोथेसिस का क्या रैशनल है, और इसका अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो गए, कितना फ़ायदा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या लर्निंग, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या मिलने वाला है, तो वो आप इंट्रोडक्शन में बता दो। और जैसे ही जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि अब आपको टाइटल लिखना है विच इज़ गोना बी वेरी ब्रीफ। तो जब आपको पूरे प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो प्रोजेक्ट टाइटल आइडेंटिफाई करना या टाइटल निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो इस तरह से आप लिखो और उसके बाद में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको निकल के आएगा। मैंने खुद ने जो है वो अपनी पीएचडी के अंदर इस तरह से इस तरह से जो है एक डीसी प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पे होता है, एक प्रपोजल ही होता है, उसको मैंने लिखा था, विच वाज वेरी इफ़ेक्टिव और लोगों ने को बहुत पसंद आया था। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये एकदम कोहेरेंट होना चाहिए। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना, स्टोरी कैसे होती है, वो एकदम कोहेरेंट होती है। कोहेरेंसी मतलब कि कनेक्शन होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में चलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ द वर्ल्ड आप कुछ भी बात बोल रहे हो या रैंडम चीज़ें डाल रहे हो जिससे कि रीडर एंड पे जो है सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है। तो एक बार बेहतर एक बार आप बना लें तो आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह को दे दें, वो आपको वैलिडेट करके बता सकता है। अब इसके अलावा जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो होने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोगों को मिस्टेक करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि उसके अंदर ग्रामर चेक आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर एरर आ रही है या टाइपिंग की एरर है तो ये बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देता है, स्पेशली इन आवर फील्ड, बिकॉज हमारी फील्ड के अंदर अभी आपको आगे पेपर भी लिखना होगा जिसमें ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारी फील्ड में लोग इसे एटीट्यूड के लेवल पे भी ले जाते हैं कि अगर आप इतना कैजुअली किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो आप रिसर्च कैसे या एक्सपेरिमेंट कैसे जो है बहुत अटेंशन के साथ करेंगे। तो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है तो बिलीव मी, मैं अपने कुछ फ्रेंड को जानता हूँ जिनका ये रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उनकी ग्रामर या टाइपिंग एरर थी। तो ये आप बहुत अच्छे से करें। पर्सनली मैं इसे एक ऐप है ग्रामरली करके, मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड थिंग आई वांट टू से इसकी प्लेगरिज्म ना करें। प्लेगरिज्म ये होता है कि आपने कॉपी एंड पेस्ट किया। अब आप कहेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर है तो वो तो दूसरे की ही जो है वो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स हैं, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट हो सकता है? जी नहीं। आपको सीखना होगा कि कैसे पैराफ्रेजिंग की जाती है। एक वर्ड है जो आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या होता है, कि किस तरह से दूसरे की ही बात को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी स्टोरी के अंदर उसे ढाल रहे हैं, उसे बता रहे हैं। तो आपको प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो टर्निटिन करके एक सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उस पर चेक कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेटिंग, कि मतलब ऐसा देखने में जो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, ये सब जो है बहुत यूनिफॉर्म हो और फॉर्मेटिंग का कोई उसमें एरर ना हो कि फिगर कहीं जा रहा है और लेटर कहीं लिखा हुआ है, ऐसा ना हो, राइट। एंड फोर्थ थिंग इज़ कि जितनी वर्ड लिमिट दे रखी है, कई सारी फंडिंग एजेंसी जो हैं वो अपनी एक वर्ड लिमिट देती है कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर 1000 वर्ड्स का लिखना है या इतने वर्ड्स का लिखना है, तो आप उससे स्टिक करें, क्योंकि अगर आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो बेसिकली आप उनकी चीज़ों को कैजुअली ले रहे हैं, तो उनके लिए उन्हें लगेगा कि मतलब ये क्या मजाक है ना। तो ऐसा ना करें, आप वर्ड लिमिट पे स्टिक करें। ये 4 चीज़ें हैं, आप जिसको ध्यान रखिए, बहुत बेसिक सी और कॉमन सेंस सी चीज़ें हैं। आई थिंक आपको शायद समझ में आ गया हो कि ये बनाना थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें आपको अटेंशन बहुत अच्छे से देनी पड़े, लेकिन ये एट द सेम टाइम आसान भी है अगर आपकी एक साइंटिफिक माइंड है पढ़ने का, और अगर आपका लिखने का जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी भी है। पर्सनली मेरे लिए बहुत सिंपल था, मैंने इसे बहुत सही से बनाया था और मुझे आई लव डूइंग दैट।
इसके अलावा आपको इसके साथ में हो सकता है कहीं भी आप फंडिंग के लिए या कहीं कर रहे हैं तो आपको एडिशनली कुछ अगर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके पास में है, या फिर आपको सीवी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी आप दे रहे हैं तो। अगर आपको सीवी वगैरह बनाने की ज़रूरत है तो सीवी का जो कैसे बनाते हैं वो मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और उसमें वहीं पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है अपने सीवी का, वो भी आप देख सकते हैं, शायद आपको उससे काफ़ी सारे इंसाइट मिल जाए। आई थिंक आप रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा बना लेंगे मेरे इस ट्यूटोरियल के साथ में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च प्रपोजल। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।